एंड वेलकम फ्रेंड यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपकी बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस। चैप्टर नंबर 1 है ये आप लोगों का, और इसमें आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का। इसके बाद हम आगे की वीडियोज आपकी प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वगैरह की लेकर आएंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की कि भाई कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने बात करी व्हाट इज मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है और मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हम लोगों ने बात करी इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में इस वीडियो में। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम इसमें अपने टॉपिक कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर सिंक्रोनाइज्ड टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ द एक्शन। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस जो कि क्या करता है, हमारी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, इन सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ संगठित करता है और एंश्योर करता है कि भाई जो एक्शंस या जो भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो हमारी एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में चले। दैट इज मींस यूनिटी ऑफ एक्शन। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। जैसा भी मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई मैनेजमेंट जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ज़्यादा मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन। यदि मान के चलिए हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट कितना भी इफेक्टिव और एफिशिएंट हो, बट वो मैनेजमेंट कभी भी अपने बिजनेस को अप या हाई लेवल पे या हाई प्रॉफिट लेवल पे नहीं पहुंचा सकता। तो आपस में मैनेजमेंट के जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लाइक 10,000 पीसेस बनाने हैं। अब 10,000 पीसेस बनाने का उसे ऑर्डर मिला है, तो जो 10,000 पीसेस बनाएगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा, वो कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो एफर्ट है वो केवल और केवल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं है, इसमें आपका परचेज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा कि भाई जो प्रोडक्शन है वो किसको करके देना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करेगा या जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा वो कौन सा डिपार्टमेंट करवाएगा? आपका परचेज डिपार्टमेंट। इट मींस कि परचेज डिपार्टमेंट भी आपका इन्वॉल्व हो गया उस कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में कि भाई यदि मैन्युफैक्चरिंग होनी है तो परचेज डिपार्टमेंट भी गुड्स को परचेज करेगा पहले, फिर वो सप्लाई करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब परचेज डिपार्टमेंट के साथ साथ आपका इन्वॉल्व होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा? जो भी परचेजिंग होनी है रॉ मटेरियल की, वो रॉ मटेरियल की परचेज कितना कैश और कितने क्रेडिट पे होनी है। तो जो कैश जो पेमेंट करेगा वो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? हमारा फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इट मींस कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उस पर्टिकुलर 10,000 जो हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या मैन्युफैक्चर करने हैं उसमें हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 10,000 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास उतनी मैन पावर है या नहीं? यदि मान के चलिए उस पर उतनी मैन पावर नहीं है तो वो मैन पावर उसको कौन सा डिपार्टमेंट देगा? वो मैन पावर उसको देगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की भी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी ये सारी एक्टिविटीज तब तक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो। तो यानी
जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम जितने भी हमारे फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखिए मान के लिए हमने प्लानिंग करी, अब प्लानिंग करने के बाद हमने उसमें ऑर्गेनाइजिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने स्टाफिंग शुरू करी, तो स्टाफिंग के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी प्लानिंग है वो कितने मैन पावर पर है, तो स्टाफिंग मुझे कितने मैन पावर की करनी है, मतलब कितने लोगों को जॉब पे रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तभी होगा जब आपस में डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, किसको कौन सा पद देना है, किसको कौन सी पोस्ट देनी है, तो ये भी सब सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। और डायरेक्टिंग के बाद उन्हें काम समझाने के बाद जब वो वर्क और अपना टास्क को परफॉर्म करेंगे, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन पर कंट्रोलिंग करना कि भाई प्रॉपर टास्क एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी एक्टिविटीज में हमें क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नीड मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है वो साइज में बड़ा हो रहा है। साइज में बड़ा मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। पहले हम एक छोटी सी शॉप पे काम कर रहे थे, और हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर बड़ा डाल लिया। अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर की हमने ब्रांचेस शुरू कर दी खोलना, 1, 2, 3 या 4 ब्रांचेस शुरू कर दी। तो उसी के हिसाब से मुझे क्या चाहिए होगा, स्टाफ ज़्यादा चाहिए होगा। और जब स्टाफ ज़्यादा चाहिए होगा तो मुझे उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। और बिना कोऑर्डिनेशन के जो मेरी बिजनेस एक्टिविटी है वो सफ़र कर सकती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे भी हमने एक एग्जांपल लिया था, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है मींस कि किसी एक का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो किसी एक का काम जब कोई दूसरा नहीं कर सकता तो जो इंसान काम करने वाला है उसको फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कि भाई जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, इन सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन है। तो ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है और हर इंसान का काम अलग है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सर्च करना कि कहाँ से हम पे फाइनेंस आ सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम है, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कितना अच्छा और कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज को मैं यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन में। इसके बाद हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। तो देखिए मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पढ़ा था, हमें स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है मैनेजमेंट में, क्योंकि आज के टाइम में मैनेजमेंट करना नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये भी हम पूरी वीडियो में देखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए फाइनेंस ऑफिसर चाहिए जिसको अकाउंट्स की, टैली की या आपके और भी जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं आपके उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। यदि मान के चलिए उन सबकी नॉलेज नहीं है उसे, तो वो अच्छी तरीके से फंड मैनेज नहीं कर सकता, या उसे गवर्नमेंट की जो फाइनेंस पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो उसे प्रॉपर तरीके से नहीं पता, तो वो अच्छे से फंड मैनेज नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यदि हम किसी इंजीनियर को नहीं रखेंगे, इंजीनियर रिलेटेड टू मशीन्स, जैसे जो मशीन को ऑपरेट करेगा या वो सब सारी चीज़ें करेगा, तो यदि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन इंजीनियर नहीं होगा और हमने कोई ऐसे ही बंदा रख दिया जो मतलब इंजीनियर नहीं है और आर्ट्स ग्रेजुएट है, तो हो सकता है वो हमारी उन मशीन्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन होता है और उस स्पेशलाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड पर्सन या 2 स्पेशलाइजेशन पर्सन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी रखे जाते हैं और उसके अंडर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं और वो उन लोगों को जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाता है, प्लस उनसे वो प्रॉपर तरीके से काम करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड पर्सन की। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई इंपॉर्टेंस और नीड्स होती है कोऑर्डिनेशन की, तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कोऑर्डिनेशन इंडिकेट ग्रुप एफर्ट, जो भी हमने पीछे बात करी थी कि भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मतलब
कि जैसे जैसे हम अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं तो ग्रुप एफर्ट्स बन जाते हैं, तो ग्रुप एफर्ट्स पूरा ओवरऑल होता है। तो ग्रुप एफर्ट तभी हमारा अच्छा हो सकता है जब हमारा सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो। यदि हमारे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम ग्रुप एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रुप एफर्ट्स अचीव नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे वो भी हमारे अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है? कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि भाई जो भी हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको जो कमांड दी गई है वो कमांड क्या है? हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सब लोग एक ही प्लान को लेकर और उसी प्लान को क्या कहते हैं, उस प्लान को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, वो टारगेट को अचीव करेंगे, और टारगेट अचीव करने के लिए उस प्लान के अंतर्गत इंडिविजुअल टारगेट को सेट करके इंडिविजुअल टारगेट को अचीव करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ एक्शन है वो हमारा चलेगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलता रहता है, मतलब ये रुकता नहीं है। जैसे भी हमने बात करी थी, कोऑर्डिनेशन में आपकी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, ये सब हमारी प्रॉपर चलती रहती है। प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर दोबारा से प्लानिंग होगी, फिर ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव मतलब कोऑर्डिनेशन हमारा हर लेवल पे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे हमने बात करी थी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल पे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा टॉप लेवल से कहाँ होगा, मिडिल लेवल पे फ्लो होगा, और मिडिल लेवल से सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल पे फ्लो होगा। तो बेसिकली जो है हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हर लेवल पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि मान के चलिए टॉप लेवल का और मिडिल लेवल का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बट मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि जो हमारे ग्रुप और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। यदि मान के चलिए टॉप लेवल और मिडिल लेवल का मैनेजमेंट मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज फ्रेम करी है वो पॉलिसीज हमारा जो मिडिल लेवल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएगा। जब वो नहीं समझ पाएगा तो भी हम जो टारगेट अचीव करेंगे वो टारगेट हमारे एक्चुअल टारगेट वो नहीं होंगे जो हमारा टॉप मैनेजमेंट हमसे अचीव करवाना चाहता था। तो इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन हमारा हर लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो होती है वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मैनेजर्स की। सारे मैनेजर्स कौन? जो हमारा टॉप लेवल का मैनेजर है वो, जो हमारा मिडिल लेवल का मैनेजर है वो, और जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसको कमांड देता है वो। यदि इन लोगों में आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंडर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उन पे भी सही और राइट मैसेज फ्लो होगा, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से जो हमारा अपना काम है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब यदि हम बात करें कि योजना अनुसार और प्लान्ड मैनर में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लान्ड मैनर में किया जाता है। प्लान्ड मैनर में कैसे कि भाई अगर मान के चलिए कि हमने प्लान्ड मैनर में कोई काम नहीं किया तो उसमें हम अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हमारा एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज प्लान्ड फंक्शन होता है कि भाई किस तरीके से हमारा काम होना है, आज क्या काम परफॉर्म होगा, कल क्या टास्क परफॉर्म होगा, परसों क्या टास्क परफॉर्म होगा। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, जो कि पहले से ही सारी प्लानिंग की जा चुकी होती है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें आज हम लोगों ने आपसे बात करी कोऑर्डिनेशन का मीनिंग हमने समझा, कोऑर्डिनेशन होता क्या है वो हमने समझा, कोऑर्डिनेशन के नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम लोगों ने बात करी, और इम्पोर्टेंट चीज़ कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में आज हम लोगों ने बात करी। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को और हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज पे बनेगी दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत जल्द आपको आपके इस यूट्यूब चैनल पे